हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह बुक को, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने इस पर एक पार्ट बनाया है, अगर आप लोगों ने इसे नहीं देखा है उसे भी आप देख सकते हैं। आप लोगों को बता दूं, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, टेट, सुपर टेट हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप इस बुक को पढ़ के जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें फास्टेस्ट रिवीजन और अच्छी तरीके से दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रात्रि दृष्टि उपकरण यानी नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? अवरक्त तरंगे यानी कि इंफ्रारेड वेव्स। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल लाइट का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? एक्स किरणों का, एक्स रेज का। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो किस कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। आप इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? एक्स किरणों का। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण दिए गए हैं और अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण दिए गए हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगों में प्रकाश तरंगे यानी लाइट वेव्स, भूकंपी तरंगों में अयस्क तरंगे, डोरीयुक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे जैसे सितार, गिटार, बीड़ा। नेक्स्ट है, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? अनुप्रस्थ तरंगों के। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य तरंगों के। तो इसमें ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव्स, भूकंपी तरंगों में एल्फा तरंगे, सर्पिलिकार स्पिलिंग में उत्पन्न तरंगे। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? अनुदैर्ध्य तरंगों के। तो आप इन सबको ध्यान रखें। नेक्स्ट है, एक रडार शत्रु की वायुयान में उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? रेडियो तरंगों का। तो आप इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य का आरोही क्रम क्या है? तो सबसे पहले सबसे कम गामा किरणों का, फिर उसके बाद एक्स किरणों का, फिर उसके बाद पराबैंगनी किरणें, फिर सूक्ष्म किरणें। तो ये क्रम आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपको गामा किरणें दी गई हैं और इनके खोजकर्ता हैं। तो खोजकर्ता कौन है? हेनरी बैकरल। इनकी तरंग दैर्ध्य 10⁻14 से 10⁻10। आवृत्ति की रेंज है 10⁻20 से 10⁻24। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? नाभिकीय अभिक्रिया में तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। अगली तरंगें हैं हमारी। तो अगली विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं एक्स किरणें। तो इसकी खोज किसने की थी? WC रॉन्जन ने। इसकी रेंज है 10⁻10 से 10⁻8 मीटर। और आवृत्ति की परास कितनी है? तो आवृत्ति की रेंज है इसकी 10⁻18 से 10⁻16। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जो चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में। अगली हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं पराबैंगनी किरणें, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो इसकी खोज किसने की थी? जोहान रिटर ने। और इसकी तरंग दैर्ध्य की रेंज कितनी है? 10⁻8 से 10⁻6 तक, 6 मीटर तक। और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी है? 10⁻16 से 10⁻14। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सिंकाई करने में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न एवं जीवाणुओं को नष्ट करने में। तो आप इसको भी ध्यान रखें। अगली किरणें हैं हमारी दृश्य किरणें यानी कि विजिबल रेडिएशन। तो इसकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने। इसकी रेंज आप ध्यान रखें तरंग दैर्ध्य की 3.9 10⁻7 मीटर से 7.8 10⁻7 मीटर तक। तो 10⁻14 से 10⁻12 तक इसकी आवृत्ति की रेंज होगी। और इनका उपयोग इनकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है अवृत्त विकिरण। तो इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। और इसकी रेंज है 7.8 से 10⁻7 से 10⁻3 मीटर तक। आवृत्ति की रेंज है 10⁻12 से 10⁻10 तक। और उसका उपयोग फोटोग्राफी में, सिंकाई एवं टीवी के रिमोट कंट्रोल में।
अगली है हमारी शॉर्ट रेडियो वेव्स यानी लघु रेडियो तरंगे। तो इसकी खोज हेनरिक हार्ट्स ने की थी। इसकी रेंज 10⁻³ से 10⁻³ से 1 मीटर तक। और इसकी आवृत्ति की रेंज कितनी है? 10⁻10 से 10⁸ तक। और इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न, रडार एवं टेलीफोन में किया जाता है। अगली हैं दीर्घ रेडियो तरंगे यानी कि लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो इसकी खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। और इसकी रेंज है 1 मीटर से 10⁻4 मीटर तक तरंग दैर्ध्य की। आवृत्ति की रेंज देखें 10⁻6 से 10⁻4 तक। और इसका उपयोग रेडियो एवं टेलीविज़न के प्रसारण में। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत में परिवर्तित होती हैं? तो किस में होती हैं? आयन मंडल में। तो आप इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कूली नलिका यानी ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो किस में किया जाता है? एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। क्यों होता है? गामा किरणों में। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बंद चूल्हे यानी ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का यानी माइक्रोवेव का। अगला क्वेश्चन है सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण यानी रिमोट कंट्रोल डिवाइस में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है किसका? अवरक्त किरण का। इसको भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य। अगला पॉइंट है निगम वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को हम क्या कहते हैं? सोनार। तो आप इसे भी ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला टॉपिक है हमारा ध्वनि यानी कि साउंड। तो पहला क्वेश्चन है पराध्वनिक जेट यानी सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? तो किससे पहुंचती है? ओजोन परत को, ओजोन लेयर को। अगला क्वेश्चन है किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो किसे? ध्वनि की तीव्रता नापने में। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के स्रोत व परिवर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो कितनी होना चाहिए? 16.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो कितना होता है? 343 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है सिनेमाघरों, बड़े सभागारों में आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका क्या कारण है? तो क्या कारण है इसका? अनुरण। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो इसे हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते। इसका कारण क्या है? तो चंद्रमा पर कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो जैव ध्वनि बायोलॉजिकल मेथड जिससे पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। तो नेक्स्ट पॉइंट है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? वे पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टीवी रिमोट पर किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? रेडियो तरंगों का। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ध्वनि स्रोत दिया गया है और उसकी तीव्रता डेसिबल में दी गई है। तो साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल का ही होती है तीव्रता, तेज़ बातचीत में 50 से 60 और तेज़ संगीत या शोर में 80 डेसिबल से अधिक। पेड़ पत्तों की सरसराहट से 10 से 20 डेसिबल की तीव्रता उत्पन्न होती है। सायरन, पुलिस और एम्बुलेंस का 110 से 120 डेसिबल। जेट विमान का 140 से 150 डेसिबल। औद्योगिक यंत्र संयंत्र कारखानों में 100 से 120 डेसिबल तक की ध्वनि की तीव्रता होती है। तो इन सबको आप ध्यान रखें, इनसे किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो कौन सी लाई जाती है? अवरक्त विकिरण। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि के भेद ध्वनि गुणता यानी साउंड टिम्बर के आधार पर किया जाता है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, जल, लोहा, नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? तो सबसे कम किस में होगा? नाइट्रोजन में, उसके बाद जल में, उसके बाद लोहे में। तो ये ध्वनि का क्रम होगा। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल का क्रम है। तो सबसे कम किस में होगी? ठोस में, फिर द्रव में, उसके बाद गैस में। तो दोस्तों इसमें उल्टा दिया गया है, ऐसा लग रहा है। ठोस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। तो इस तरह का साइन बनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान के घटने पर ध्वनि का वेग क्या होता है? घटता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती? तो किससे नहीं गुजर सकती? निर्वात से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन है, एक्वास्टिक में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ध्वनि का। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? तो कौन सी नहीं हो सकती? ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारक पिच किस पर निर्भर करता है? तो किस पर करता है? आवृत्ति पर। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि यानी कि इको का कारण होता है। तो क्या कारण होता है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा श्रव्य तरंगों यानी सोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। तो आपको इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली द्वारा। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट हमारी टेबल दी गई है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो सबसे पहले पदार्थ दिया गया है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में दी गई है। तो एल्युमिनियम में होती है 6420 मीटर पर सेकंड, स्टील में 5960 मीटर, लोहे में 5950 मीटर पर सेकंड, कांच यानी कि फिलेंट हो कांच में 3980 मीटर पर सेकंड, और जल में 0 डिग्री सेल्सियस के जल में 1402 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट वायु में 331 मीटर पर सेकंड, ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकंड, हाइड्रोजन में 1286 मीटर पर सेकंड, समुद्री जल में 1533 मीटर पर सेकंड, और सामान्य जल में 1493 मीटर पर सेकंड। तो इन सबको आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारकत्व यानी कि पिच अधिक होती है। तो इसे लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि पिच किसकी अधिक होती है, महिला की या पुरुष की? तो आपको ध्यान रखना है किसकी अधिक होती है? महिलाओं की। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऊष्मा ऊष्मगतिका यानी हीट एंड थर्मोडाइनामिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी पर छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? तो क्या परिवर्तन होगा? गुब्बारे का आयाम यानी कि डायमेंशन में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज हवा वाले रात्रि में ओस नहीं बनने का कारण है क्या है? बाष्पीकरण के दर तेज होना यानी कि इवेपोरेशन की दर का तेज हो जाना। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं हम? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम दिया गया है तापमापन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इस टेबल को आप देख सकते हैं।
फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस और केल्विन। तो हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और बराबर भाग, तो इसको आप देख लें, इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट है परम शून्य ताप यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से क्या तात्पर्य? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। दोस्तों जो न्यूनतम तापमान हो सकता है कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। तो इसी को हम क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छतल इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तब क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन घटता है। अगला पॉइंट दिया गया है, थर्मोस्टेट यंत्र यानी थर्मोस्टेट मशीन का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित यानी प्रेशर सेल्फ कंट्रोल करना है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? एक समान तापमान को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? तो कितना तापमान आवश्यक है? 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 310 केल्विन। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उबलते जल की तुलना में भाप से अधिक जलता है, इसका कारण क्या है? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है यानी कि लेटेंट हीट होती है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? घट जाएगा। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर समान रहते हैं? तो किस डिग्री पर रहते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई बढ़ जाती है। इसको भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? तो ऐसा क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहे ऊष्मा का अधिक सुचालक है यानी कि कंडक्टर है। अगला क्वेश्चन है, यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसका जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की ऊष्मधारिता यानी थर्मल कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तब क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटता है, फिर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक तो क्या होगा? घटेगा। उसके बाद क्या होगा? बढ़ने लगेगा। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, इससे लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तब क्या होगा? जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रेल की 2 पटरियों जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? तो पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक यानी एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है? तो किसे नियंत्रित करता है? आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी और तापक्रम टेम्परेचर को। अगला है चालन के अनुप्रयोग यानी कंडक्टर के। तो शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे के ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। अगला है चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखें।
अगला पॉइंट है हमारा शुष्क बैटरी यानी ड्राई बैटरी में अमोनियम क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है NH4Cl, और जिंक क्लोराइड तो ZnCl विद्युत अपघट्टों का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट दिया गया है डेजर्ट कूलर का शीतलन किस सिद्धांत पर आधार पर किया जाता है, तो वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट सर्वाधिक होती है, किसकी होती है, जल की। अगला क्वेश्चन है पसीना यानी स्वेट की हमारे शरीर में क्या भूमिका है, तो ये शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में सहायक होता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है, तो हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है, तो बाष्पीकरण के कारण, आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं संवहन के उपयोग अनुप्रयोग, तो संवहन के अनुप्रयोग देखते हैं विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। नेक्स्ट है मोटर कार का रेडिएटर शीतलन तंत्र भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है, तो ये सब किसके उपयोग हैं, संवहन के अनुप्रयोग। अगला है हमारा थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है, तो किसकी लगाई जाती है, सिल्वर लेयर की यानी रजत परत। अगला क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में जल्दी खाना क्यों पक जाता है, तो प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है, क्योंकि अधिक दबाव पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा हीट किसका उदाहरण है, तो किसका है, ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटी स्कैन करने के लिए कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, एक्स किरणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आदर्श गैस यानी कि आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है, तो किस पर करती है, केवल तापमान पर। अगला क्वेश्चन है बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रकार का उदाहरण है, तो किस प्रकार का उदाहरण है, समतापी प्रक्रम का, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप किससे कैसे प्राप्त करते हैं, तो कैसे करते हैं, रूदोष्मृकर यानी एडियाबेटिक प्रोसेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य करने के तुल्य है, तो 4.18 जूल के कार्य के बराबर। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडिएशन के अनुप्रयोग यानी कि विकिरण के अनुप्रयोग, तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं, तो ये सब किसके अनुप्रयोग हैं, विकिरण यानी कि रेडिएशन के। नेक्स्ट हम देखते हैं जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, तो किस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है ऊष्म गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो किसकी करता है, ऊर्जा संरक्षण की। अगला क्वेश्चन है जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल घटता जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है और वहाँ वातावरण की जलपात जमकर बर्फ बन जाती है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं ठोस कपूर से बांस बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। तो इससे ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, कोई पदार्थ ठोस से डायरेक्ट किस में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, तो किस में होती है, विकिरण में यानी कि रेडिएशन में। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तित किए बिना द्रव को से गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है एक कृषिका यानी कि ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करता है, तो सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरण को, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है, तो किस तापमान पर जमता है,
-114 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है, तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? तो फ्रेंड्स, कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं यानी थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो क्या प्रदर्शित करता है? उनका तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बर्फ के कटोरे तथा जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर रखने से क्या परिवर्तन होगा? तो क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? तो क्योंकि ऊन एक खराब चालक यानी बैड कंडक्टर है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा की वो मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, तो उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो आप इस पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदायक होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परिवर्तित कर देते हैं। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पर। अगला क्वेश्चन है, मिगमरीचिका यानी मिराज किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो कौन से होते हैं? तरंगदैर्ध्य और वेग। अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे आप, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निर्बाध में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों यानी कि इम्पल्सन लैंप्स में किस गैसों का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? नियॉन का। अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, रेड यानी लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है जबकि बैगनी वॉयलेट रंग की तरंगदैर्ध्य क्या होती है? सबसे कम। नेक्स्ट है, क्षितिज यानी हॉरिजन के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है क्या कारण है? रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लाल प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? तो किस कारण दिखाई देते हैं? बहुलित परावर्तन यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण और व्यतिकरण के कारण। तो आपको इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि यानी क्लियर विजन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्ण होती हैं, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतु प्रकाशीय संचार यानी फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में संकेत किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो प्रकाश तरंगों के द्वारा। इसे भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आपको विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल दी गई है मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले निर्बाध में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद जल में 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड। रॉक साल्ट में 1.96 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है तारपीन के तेल में 2.04 10⁸ मीटर पर सेकंड। और नायलॉन में कितनी होती है? 1.96 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप इस टेबल को ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत कैमरे किस भाग से आंखों की रेटिना की तुलना की जा सकती है? तो किस में की जा सकती है? फिल्म से।
नेक्स्ट है इंडोस्कोप के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश विकिरणों यानी लाइट रेडिएशंस की प्रकृति कैसी होती है, तो तरंग एवं कण दोनों के समान। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वो क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है, तो किस में होती है, कांच में। अगला क्वेश्चन है अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश के विकिरण यानी स्कैटरिंग के कारण। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, रोस्टर स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, उत्तल लेंस का यानी कॉन्वेक्स लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीला, हरा, लाल तीनों प्राथमिक रंगों को प्राइमरी कलर मिश्रण से सभी अन्य रंग बने होते हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नीला, हरा, लाल कैसे हैं, प्राथमिक रंग, और इन्हीं से मिलकर सारे रंग बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु की त्रिविमीय यानी 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, होलोग्राफी। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है, तो किससे होता है, तरंगदैर्ध्य से। अगला क्वेश्चन है पढ़ने में काम आने वाले दर्पण कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो कौन सा होता है, उत्तल। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे यदि वायुमंडल अनुपस्थिति हो तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, इसलिए आकाश काला दिखेगा, तो आप इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं, तो पृथ्वी की सतह वक्राकार यानी कर्व होने के कारण। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, इससे लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन प्रसारण में शब्द संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, आवृत्ति मॉडुलन यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसे हम शॉर्ट में FM कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है वाहनों में पृष्ठदर्शी दर्पण यानी रियर व्यू मिरर के रूप में दृश्य अवलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है दृष्टि पटल यानी रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है, तो किस प्रकार का चित्र बनता है, वस्तु से छोटा और उल्टा, तो आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है, तो किसकी होती है, नीले प्रकाश की। अगला क्वेश्चन है एक आंख की अपेक्षा दो आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है, तो फ्रेंड्स आपको इसे ध्यान रखना है। इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है, तो वायु में उपस्थिति के धूलकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देता है, काला। अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल यानी कॉन्केव लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं लेंस की क्षमता की इकाई क्या है, तो क्या है, डायोप्टर। नेक्स्ट आपको दिया गया है विभिन्न रंगों की तरंगदैर्ध्य, तो सबसे पहला है बैगनी, तो इसकी होती है 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4460 एंगस्ट्रॉम। नीला या जामुनी तो 4460 से 4650 एंगस्ट्रॉम। आसमानी 4650 से 5000 एंगस्ट्रॉम। हरा 5000 एंगस्ट्रॉम से 5700 एंगस्ट्रॉम। पीला यानी येलो 5700 एंगस्ट्रॉम से 4900 एंगस्ट्रॉम 5900 एंगस्ट्रॉम। नारंगी तो 5900 एंगस्ट्रॉम से 6200 एंगस्ट्रॉम। लाल का 6200 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक। तो इन सब की आप तरंगदैर्ध्य ज़रूर ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा और सबसे कम आपको ज़रूर पता होना चाहिए, उससे ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगला क्वेश्चन है
धूप के चश्मे की पावर क्षमता कितनी होती है? तो कितनी होती है? 0 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, कितनी होती है? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस का की तरह व्यवहार करता है? तो किस तरह करता है? अवतल लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन है, खोज बत्ती यानी सर्च लाइट में कौन से दर्पण प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? तो सभी पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट माध्यम की किरणों से। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की पुनरुत्पन्न यानी रिप्रोडक्शन के लिए सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो क्या होता है? लेज़र बीम। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जब दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लाल, नीले, हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है? सफ़ेद। अगला क्वेश्चन है, मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? तो किसके लिए होती है? 5500 एंगस्ट्रॉम पर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8.5 मिनट। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य के प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों यानी कि रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का बल विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों के समूह वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हमें कितने समय में पहुंचता है? तो कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? तो बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने के लिए बल विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती हैं। तो इसे भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली प्रकाश तरंगों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो किसकी सहायता से? अवतल दर्पण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्यग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी हैं? तो कौन सी हैं? पराबैंगनी किरणें यानी कि यूवी रेस। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट दिया गया है, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा अधिक विकिरण के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के सारे क्वेश्चन इस बुक के आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी जितने भी सब्जेक्ट हैं हम सबके इस बुक को जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे। तो आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, चाहे वो SSC का हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, टेट हो, सुपर टेट हो या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप बेसिक पढ़ चुके हैं और रिवीजन चाहते हैं तो अच्छी तरीके से इस बुक को पढ़ डालें, आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।